SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मेंटोर भावना शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला के बारे में, यानी कि आज का हमारा विषय है वर्ण और वर्णमाला। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें बर्तनों का चित्र दिया गया है। तो बर्तन क्या है? बर्तन एक शब्द है जो कई सारे अक्षर, कई सारे वर्णों को जोड़कर बनाया जाता है। देखिए, जैसे ब जमा अ ब, र जमा अ र, त जमा अ त, न जमा अ न, ब र त न, यानी कि अब यह बन गया बर्तन। तो हम कह सकते हैं कि शब्द को बनाने के लिए हमें कई सारे वर्णों को जोड़कर प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, यह एक किताब का चित्र है। किताब क्या है? किताब एक शब्द है, परंतु इसको लिखने के लिए हमें कई सारे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क जमा ई की, त जमा आ ता, ब जमा अ ब। तो ये क्या बन गया? किताब। यानी कि जिस ध्वनि के और टुकड़े न हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको अब हम और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, उसको ही हम वर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला यानी कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। जब हम वर्णों को क्रम से लिखते हैं, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए देखते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे स्वरों की संख्या 11 होती है। यह अ से शुरू होकर और अ पर समाप्त होते हैं। यहाँ देखिए, हमें स्वर दिए गए हैं, उनकी मात्राएं दी गई हैं। मात्राओं के साथ व्यंजनों को किस प्रकार जोड़ा जाता है वह दर्शाया गया है, और शब्द निर्माण दर्शाया गया है। प्यारे बच्चों, जो स्वर होते हैं उनका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है, जो हमारे स्वर हैं उनको हम मूल रूप में लिखते हैं, और दूसरा होता है, हम स्वरों को मात्राओं के रूप में दर्शाते हैं। परंतु ध्यान रखना, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अन्य स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ को केवल हम व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा अ को हम उसके मूल रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आ, जैसे यहाँ पर मात्रा दर्शाई गई है आ की, यह बन गया क जुमा आ का, और शब्द बना है काम। इसी प्रकार ई, यह इसकी मात्रा है ई की, और क जमा ई की, इससे शब्द बना है किरण। इसी प्रकार ई, इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। प्यारे बच्चों, यह छोटी ई की मात्रा है और यह हमारी बड़ी ई की मात्रा है। दोनों के उच्चारण में फर्क होता है। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण जल्दी होता है, परंतु बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते समय हमें समय लगता है। जैसे क जमा ई की, यह था की और यह है की, इससे शब्द बना है कील। यहाँ पर अंतर देखिए, यह है किरण और यह है कील, यानी कि हमें बड़ी मात्राओं का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है।
अन्य मात्राएं आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। आइए इस विशेष पर नजर डालते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे स्वर होते हैं वह अपने आप में पूर्ण होते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता। अंग और अह को अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो ये हमारे स्वर होते हैं और ना ही हमारे व्यंजन होते हैं। जो हमारे स्वर दिए गए हैं इसमें एक अन्य भी वर्ण है औ, इसको भी हम स्वरों में ही शामिल करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग वहाँ होता है जब हमें कुछ अंग्रेजी के शब्द बोलने पड़ते हैं या लिखने पड़ते हैं, तो यह हमें ओ की ध्वनि देता है। कुछ इस प्रकार, ऑफिस, बॉल, मॉल। यह माल नहीं है, मॉल है। इसी प्रकार बाल ना होके बॉल है, क्योंकि यह ओ है, यह हमें ओ की ध्वनि देता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे व्यंजनों में दो और व्यंजन भी होते हैं जिन्हें हम अतिरिक्त व्यंजनों के नाम से जानते हैं। वह है ज और फ। यह हमें ज और फ की ध्वनि ना देकर ज और फ की ध्वनि देते हैं। जैसे जरूरत, राज, फकीर। हमें जब कुछ विदेशी शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है तब हमें इनकी सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार मात्राएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे स्वर दो रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। जैसे मूल रूप में अदरक, आलस, ये अ है, मूल रूप में शामिल है। ऐसे ही आ, यह भी अपने मूल रूप में शामिल है। और यहाँ हमें कुछ मात्राओं, यहाँ पर हमें दूसरा रूप होता है इसका मात्राओं के रूप में। जैसे कि आप इसे देखिए, क जमा ए, के। इसमें हमें ए की मात्रा को जोड़कर दर्शाया गया है। कुछ इस प्रकार भ में यहाँ पर ई की मात्रा को जोड़ा गया है, तो यह भी मात्रा के रूप में यहाँ पर स्वर की मौजूदगी है। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि व्यंजन हमारे पूर्ण नहीं होते, उनको पूर्ण करने के लिए हमें स्वरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यह क से शुरू होकर और ह पर खत्म होते हैं। अब है हमारे कुछ अतिरिक्त वर्ण, जैसे कि अंग, अह, ड़, ढ़, ज, फ और ओ, यानी कि यह हमारे कुछ अतिरिक्त व्यंजन हैं। अब देखते हैं हम हलंत। हलंत क्या होता है? हलंत का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर व्यंजन में स्वर को ना जोड़ा जाए, यानी कि अगर व्यंजन स्वर रहित है तो वहाँ पर हम व्यंजन के साथ हलंत का प्रयोग करेंगे। कुछ इस प्रकार, जैसे कि मैंने लिखा क जमा अ, अब यह बन गया क। यहाँ पर मैंने हलंत लगाया है क्योंकि यहाँ पर अभी यह पूर्ण नहीं था। पूर्ण करने के लिए हमने अ को जोड़ दिया। और जब हम कई बार बिना अ को जोड़े व्यंजनों को लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे ग। ओके, अब है हमारे पास अयोगवाह। तो प्यारे बच्चों, हमारे दो अयोगवाह होते हैं, एक अंग और एक अह। इनको बोलते समय अ वर्ण की आवश्यकता होती है, यानी कि अ का उच्चारण हम जरूर करते हैं। इन्हीं को हम अयोगवाह कहते हैं। यहाँ देखिए, अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में और अनुनासिक के बारे में। प्यारे बच्चों, जो ये दो बिंदी लगी गई है इनको हम विसर्ग कहते हैं। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी, यानी कि इसका उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं। जैसे चंद, पतंग, मंदिर। ऐसे ही विसर्ग, विसर्ग यह दो बिंदी होती हैं,
यह हमें अह ह की ध्वनि देते हैं। अ और ह दोनों को जोड़कर जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि का उच्चारण हम विसर्ग को बोलते हुए करते हैं। जैसे हम स्वतः, अतः, प्रातः ऐसे बोलते हैं। इसी प्रकार अनुनासिक, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, और इसका उच्चारण करते समय हमें नाक और गले दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। इससे बने कुछ शब्द इस प्रकार हैं: गांव, चांद, आंख। अब है हमारे पास हलंत, जिसका प्रयोग मैंने आपको अभी करके दिखाया था। जैसे यहाँ पर देखिए ह, इस ह में हलंत लगाया गया है क्योंकि यह ह अभी पूर्ण नहीं है, इसमें स्वर को नहीं जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या जो यह न है, इस न में हलंत लगाया गया है? नहीं। क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि यह न स्वर के साथ है। अब है हमारे संयुक्त व्यंजन, यानी कि संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब दो व्यंजनों को जोड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण किया जाता है। हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। देखिए, क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। इसमें हमारे दो व्यंजनों को जोड़ा जाता है। जैसे क जमा श, क्ष। ज्ञ कैसे बनता है? ज जमा य। इसी प्रकार त्र, त जमा र और श्र, श जमा र। एक बात और ध्यान से देखिए, इन सब में अ को भी जोड़ा गया है। अ को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि हमारे जो है व्यंजन है, ये है सभी व्यंजन हमारे स्वर रहित हैं। आइए अब देखते हैं हम द्वित्व व्यंजन। प्यारे बच्चों, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, क्या आपको पता है? चलिए मैं बताती हूँ। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब हम एक जैसे दो व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। देखते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे बिल्ली, इसमें यह जो ल पहले इस्तेमाल में लाया गया है, यह स्वर के बिना है और यह दूसरा ल स्वर के साथ है। ऐसे ही मक्का, अन्न, निकम्मा, यह हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब है हमारे संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, देखते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन का किसी स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, यानी कि एक व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है, तो उन्हीं को हम जब जोड़ते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? संयुक्ताक्षर। जैसे क जमा ख, यह क स्वर रहित है और ख स्वर सहित है। इन दोनों को जोड़कर शब्द बना है ख। ख, क और ख दोनों की ध्वनि इसमें आती है। शब्द बनाया गया है मक्खी। ऐसे ही प जमा य, प्य, प्याज। ऐसे ही यहाँ पर आपको दो उदाहरण और दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे र के रूप। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, र का प्रयोग मूल रूप में भी होता है और र का प्रयोग उसकी मात्रा के रूप में भी होता है। देखते हैं कैसे। जैसे र मूल रूप में जब प्रयोग करते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। जैसे भारत, रात, मगर, इसमें र है वह मूल रूप में शामिल है। अब यहाँ पर र है मात्रा के रूप में। इस वाले र को हम क्या बोलते हैं? रेफ र। कौन सा र? रेफ। देखते हैं कैसे। यानी कि रेफ र का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारा जो र है वह स्वर रहित होता है और हमारा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, तब हम उस दूसरे व्यंजन पर र की मात्रा को कुछ इस प्रकार लगाते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पर र जमा म, यानी कि यह र स्वर रहित है और म स्वर सहित है। इन दोनों को जोड़ा तो मात्रा म के ऊपर लगेगी। अब ऐसे ही हमारा दूसरा र है पदेन र। इसका प्रयोग कैसे होता है, देखते हैं। जब पहला व्यंजन स्वर के बिना है और र स्वर के साथ है, तो हम उस र को
पहले वाले व्यंजन के पैरों में लगाते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए जैसे कि प में अगर मैं इस र को जोड़ूंगी तो यह कुछ इस प्रकार बनेगा। ध्यान रखना जो यह पहला अक्षर है यह स्वर के बिना है, तब ही हम मात्रा को इस प्रकार लिखते हैं। ऐसे ही द जमा र, यह द हमारा स्वर रहित है और र स्वर सहित है, तो यह मात्रा कैसे प्रयोग में लाई जाएगी? इस मात्रा को द के पैरों में लगाया जाएगा। अब एक र और होता है, इसको बोलते हैं हम पदेन र। इसका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है देखते हैं। इसका प्रयोग जब करते हैं जब हमारा पहला व्यंजन स्वर के बिना है और र हमारा स्वर के साथ है, परंतु इसमें एक अंतर और है कि जो हमारा पहला व्यंजन है उसमें खड़ी पाई नहीं होती, जिसके कारण हमें मात्रा कुछ इस प्रकार लगानी पड़ती है। जैसे देखिए क ख ग घ, इसमें खड़ी पाई है, सब में इस प्रकार कुछ खड़ी पाई है, तो इनके साथ हम मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसमें कोई खड़ी पाई नहीं है तो हम इसमें र को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्यारे बच्चों एक बात पर और ध्यान देना, जो री होता है यानी कि री जो हमारा स्वर होता है इसकी भी मात्रा पैरों में लगती है, लेकिन यह हमें री की ध्वनि देता है, र की ना देकर री की ध्वनि देता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। देखिए इसको कैसे प्रयोग में लाते हैं। जैसे म जमा री ग, यह क्या बन गया? मृग। यह मृग नहीं है, यह मृग है, क्योंकि यह हमें री की ध्वनि दे रहा है। अब देखते हैं वर्ण विच्छेद। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम किसी शब्द के वर्णों को तोड़कर लिखते हैं तो उसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए यहाँ हमें शब्द दिए गए हैं और यहाँ उन्हें उनके वर्ण दिए गए हैं, यानी कि इन्हें हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कोमल क जमा ओ को, म जमा अ म, ल जमा अ ल, तो यह क्या बन गया? कोमल। जैसे माला, यहाँ पर माला का वर्ण विच्छेद किया गया है। ऐसे ही अन्य आप स्वयं पढ़िए। आइए बच्चों इसे कुछ अब हम कविता के माध्यम से पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजन मात्राओं का जब हो जाता ज्ञान, हिंदी भाषा आ जाएगी, बच्चों मत होना परेशान। आइए एक बार मेरे साथ पढ़ें इसे। स्वर और व्यंजन मात्राओं का जब हो जाता ज्ञान, हिंदी भाषा आ जाएगी, बच्चों मत होना परेशान। आइए एक बार दोहराते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? जिन ध्वनियों के खंड या टुकड़े नहीं किए जाते उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। द्वित्व का अर्थ होता है दो बार, यानी कि दोहरा। ऐसे ही प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो प्यारे बच्चों आज हमने वर्ण के बारे में जाना, वर्ण के भेदों के बारे में जाना, वर्णमाला के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।